स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th क्षितिज पुस्तिका NCERT काव्यखंड दंतुरित मुस्कान के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें आगे के क्वेश्चन आंसर्स आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन आंसर्स हम आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज क्वेश्चन जो इसमें लिया है हमने वो है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब शब्द चित्र आपको प्रस्तुत करना है कविता के माध्यम से। स्टूडेंट्स, कविता के माध्यम से जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे हम यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं। आप चाहे तो अपने उन वर्ड्स में लिख सकते हैं। कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अपरिचित हैं, यानी वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं और इसी कारण बच्चा कवि को एकटक देखता रहता है। और बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थीं और आप पलक कवि को निहार रहा था, यानी एक टक कवि को देख रहा था। और बच्चा कहीं देखते देखते थक ना जाए ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेते हैं, किंतु बच्चा उसे तिरछी नज़रों से देखता है, जिसे कनखी शब्द इस्तेमाल किया गया है कविता में। तो जब दोनों की आंखें मिलती हैं, यानी बच्चा जब तिरछी नज़रों से बच्चा कवि को देखता है और कवि अपनी आंखें फेर चुका है हालांकि, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है कि कवि कि बच्चा ना थके, इसके कारण वह भी शांति से देख रहा है दूर से। और जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है और उसकी मुस्कान को देखकर कवि का जो निराश मन है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कवि को लगता है कि जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठे हैं। और उस मुस्कान से प्रभावित होकर संन्यास धारण कर चुके कवि वापस गृहस्थ आश्रम में लौट आते हैं। और इसमें ये भी लिख सकते हैं साथ ही कि कवि की जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और उसके जो निष्प्राण जीवन में प्राण आ गए हैं। जो कविता में ये लाइन बोली गई है, लिखी गई है कि मृत जो शरीर है उसमें भी प्राण वापस आ जाते हैं और कवि को ऐसा लगता है कि उसके अब बूढ़े शरीर में सरसता आ गई है और बबूल के पेड़ से जैसे शेफालिका के कोमल फूल झरने लगे हों। शिशु कवि को पहचान नहीं सका है और वह अपने पिता यानी कवि को एकटक निहारता रहता है। जब उसकी माँ ने उसके पिता यानी कवि से परिचय कराया तो वह बच्चा शर्माने लगा और कवि को तिरछी नज़र से देखकर मुंह फेरता है। और धीरे धीरे जब कनखियों से उसकी नज़रें मिलती हैं तो आपस में कवि का और उस बच्चे का स्नेह उबड़ने लगता है और तब शिशु मुस्कुरा देता है और उसके दो छोटे छोटे दांत दिखाई देने लगते हैं, जिसे दंतुरित मुस्कान के नाम से कविता कवि ने लिखी है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी चैप्टर के आगे की दूसरी कविता जो है फसल, और फसल के क्वेश्चन आंसर्स आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है? आंसर लिखेंगे, कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मनुष्य की जो मेहनत होती है इन सब से मिलकर के बनती है। यानी फसल को उत्पन्न करने के लिए मेहनत के फल की नहीं बल्कि साकार रूप से प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है, क्योंकि मेहनत अकेली करेंगे और पानी मिट्टी नहीं होगी तो फसल नहीं अच्छी तरह से उत्पन्न होगी। इसलिए अच्छी फसल को उत्पन्न करने के लिए मेहनत के साथ मिट्टी, धूप, हवा और पानी की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसका आंसर ये है कि प्रस्तुत कविता जो है फसल, इसमें कवि ने फसल उपजाने के लिए मनुष्य की मेहनत, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें और हवा जैसे तत्वों को आवश्यक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे कि फसल के लिए भले ही
पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों के परिश्रम के बिना ये साधन व्यर्थ होते हैं, क्योंकि जब सारे सामान अगर मिल जाएं और मनुष्य मेहनत ना करे तो ये सारे साधन बेकार हो जाते हैं। यदि किसान अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि के द्वारा इनको सही रूप से इनका उपयोग करेगा तभी ये साधन सार्थक होंगे। यानी पानी, हवा, मिट्टी और सूरज की किरणें, इन सब का एक उचित उपयोग होता है और कितनी देर सूरज की किरणें चाहिए और कितनी मिट्टी, कितना पानी चाहिए, ये सब किसान को पता होता है।